जय हिंद दोस्तों, मैं देवेश कुमार और आप देख रहे हैं एस्पिरेंट्स मैथमेटिक्स का यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज का ये वीडियो क्लास 9, 10th, 11th, 12th सबके लिए यूजुअल होने वाला है। ये एक ऐसा वीडियो है जो कि मेरे सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स से हट करके है, ठीक ना। केमिस्ट्री का एक पार्ट मैं लेकर के आ रहा हूँ। वैसे तो जनरली क्लास 10 के बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि सर हम लोग का केमिस्ट्री का बैच लीजिए यूट्यूब पर, तो मुझे आना पड़ा, मजबूरी है ये, ठीक है। लेकिन आज जो पार्ट हम लेने जा रहे हैं केमिस्ट्री का, वो पार्ट क्लास 9th के लिए भी बहुत यूजुअल है, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 11th के लिए भी और क्लास 12th के लिए भी, सारे क्लास के लिए इंपॉर्टेंट, ठीक है। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। सबको आता होगा, लगभग 9th 10th पास आउट जो भी स्टूडेंट हो गए, 11th 12th वो उन सबको भी सबको आता होगा। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि मैं अगर बताऊं तो आपको कुछ ना कुछ नया जरूर सीखने को मिलेगा, ठीक है। आप ऑर्बिट्स के आधार पर, ऑर्बिटल्स के आधार पर, मतलब उप कक्षा के आधार पर आपको लिखने आता होगा, एसपीडीएफ के आधार पर जनरली, ठीक ना। और आपको एक तरीका बता दिया गया होगा, याद करा दिया गया होगा कि ऊर्जा स्तर के लिए, एनर्जी सेल के लिए कि 1 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स आएगा, 2 ईयर्स के बाद 2p आएगा, 2p के बाद 3 ईयर्स आएगा, 3p के बाद 4 ईयर्स, इस तरीके से आपको याद रखा दिया गया होगा, या फिर एक ट्रिक बना दिया होगा काट करके इस तरीके से, और उसको आप याद रखे होइएगा, ठीक है। लेकिन उसका रीजन क्या है, कभी ये सोचने का कोशिश की है क्या? खास करके क्वेश्चन मेरा उन स्टूडेंट से जो 11th 12th में है, चाहे 10th पास आउट है या फिर 10th में होंगे भी, तो 9th में तो जरूर पढ़े होंगे। जैसे कि हमारा क्रम कुछ इस तरीके से होता है, 1 ईयर्स, 1 ईयर्स के बाद 2 ईयर्स, 2 ईयर्स के बाद 2p, 2p के बाद 3 ईयर्स, 3p के बाद 3 ईयर्स के बाद 3p, 3p के बाद 4 ईयर्स। कभी आपके मन में ये सवाल आया क्या कि किसी ने किसी सर से पूछा गया कि सर जब यहाँ पे 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद फिर 3 आ रहा है, 2 खत्म हुआ फिर 3 आया, 3p आया, तो 3p के बाद 4 ईयर्स आया, और 4 ईयर्स के बाद हमारा आता है 3d, ऐसा क्यों कि 4 वाला इस 3 के बीच में क्यों आ गया, ठीक ना। 3 वाला पूरा खत्म होता है तब तो 4 वाला स्टार्ट होता है ना। तो ऐसा क्यों होता है कि मतलब 4 ईयर्स वाला बीच में आ जाता है, 3p और 3d के बीच में। ये सारे सवाल का जवाब आज मैं दूंगा, ठीक ना। ये पार्ट नंबर 1 होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए। आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए, यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जिसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इंग्लिश में बोलते इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इसके लिए हमको 3 टॉपिक अच्छे से कवर करना होगा। सबसे पहला बेसिक इंफॉर्मेशन, इसके बारे में कुछ बातें जो आपको याद रखनी होंगी, जो मैं बता दूंगा, ठीक है, बेसिक इंफॉर्मेशन। दूसरा ऑफ बाउच प्रिंसिपल, ठीक ना। और तीसरा हंस रूल। इस तीनों को पढ़ने के बाद ही, फिलहाल इस दोनों को लेने के बाद ही हम लोग अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शुरू कर देंगे। और ये आएगा जब एक्सेप्शन केस हमारा मतलब आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वहां पर इसका यूज करेंगे, क्योंकि हम इस रूल को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन में आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ, जरा से देखिएगा, ठीक है। मेरे साथ साथ नोट भी कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो क्या है कि इस सारे सवाल का जवाब आज देने के लिए आपके समक्ष पेश हुआ हूँ। केमिस्ट्री का एक टॉपिक है हमारा, ठीक है, और टॉपिक है हमारा, आप अपना हेडिंग लगा लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक, इंग्लिश में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पहली चीज इसमें एक चीज मैं यहीं पे क्लियर कर देना हूं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। अगर कोई सवाल करे कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है, नॉर्मल सी सीधी सी बात इसका जवाब दीजिएगा आप कि किसी परमाणु के कक्षा में इलेक्ट्रॉन के वितरण को हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि सोडियम एक परमाणु है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 है, ठीक है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होता है। अब वो 11 इलेक्ट्रॉन किस किस कक्षा में अवेलेबल है, किस कक्षा में 11 वो मतलब रखा हुआ है। पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 1, इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक ना। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन के कक्षाओं में वितरण को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। तो आपका सबसे पहला हम वही क्लियर कर दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है। पहले इसका डेफिनेशन हम लोग शुरू करेंगे। किसी परमाणु के कक्षाओं में, किसी परमाणु के कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण का मतलब क्या होता है, बंटवारा, वितरण को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर हो पा रहा है,
इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। क्लियर? इसका कोई मतलब नहीं था आपको बताने का, फिर भी हमने डेफिनेशन सोचा है कि लिख देते हैं एक बार। अब आपको इसका बेसिक इंफॉर्मेशन कहने का मतलब बेसिक कुछ बातें बताऊंगा जो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हेल्पफुल होगा, उसको बनाने के लिए काम देगा। आप समझ लीजिए कि ये केमिस्ट्री का ऐसा पार्ट है जो हर जगह यूज में आ जाए। क्लास 9th में भी आएगा, क्लास 10th में भी आएगा, क्लास 11th में भी, क्लास 12th में भी। और आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का यूज करके हम लोग कितना चीज का इंफॉर्मेशन ले सकते हैं किसी परमाणु के बारे में, वो आपको पढ़ने के बाद में इसका जब एप्लीकेशन बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्या क्या फायदा है, इससे हम क्या क्या जान सकते हैं किसी एटम के बारे में, तो वहां पर डिस्कस करेंगे। पहले इसके बेसिक के बारे में जानते हैं कि इसमें बेसिक में हम लोग क्या क्या जानते हैं। सबसे पहली बात बेसिक में कि किसी भी परमाणु के लिए, जैसे कि आपको पता है कि किसी तत्व में परमाणु संख्या होता है, द्रव्यमान संख्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है, प्रोटॉन की संख्या होती है, न्यूट्रॉन की संख्या होता है। हम लोग जनरल इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं, जैसे कि कुछ नाम है उसके आपको संकेत याद रखने होंगे। जैसे कि परमाणु संख्या को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक ना, केमिस्ट्री में। द्रव्यमान संख्या को किसी तत्व के द्रव्यमान संख्या को कौन सी से डिनोट करते हैं? कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम लोग स्मॉल ई से डिनोट करते हैं। प्रोटॉन की संख्या को स्मॉल पी से डिनोट करते हैं। और न्यूट्रॉन की संख्या को स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये चीज बातें हैं, ये हमारा परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या। अब बात करते हैं परमाणु संख्या का। बात है कि परमाणु संख्या क्या होता है, तो आपको बताया कि परमाणु संख्या जो होता है, जो जेड होता है, ये किसी भी उदासीन परमाणु में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है, ठीक ना। इसमें एक बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट ये यहां से आप निकाल सकते हैं कि परमाणु संख्या बराबर होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या, किसी भी उदासीन परमाणु में। किसमें होता है? उदासीन में, यानी न्यूट्रल एटम में। ये नहीं कि कोई मतलब आयन में, ठीक ना, आयन में नहीं, केवल एटम में, न्यूट्रल एटम में। किसी उदासीन परमाणु में पहली बात कि जेड बराबर ई बराबर पी होता है। दूसरी बात कि जो द्रव्यमान संख्या होता है, दैट मीन्स ए बराबर जो होता है वो पी प्लस एन के बराबर होता है। तो इससे अगर आप एन का फॉर्मूला निकालिएगा, जैसे कि आपसे कोई पूछ लेगा कि सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितना है, तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है, इसलिए सोडियम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। प्रोटॉन भी कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। लेकिन अगर न्यूट्रॉन पूछे तो न्यूट्रॉन के लिए आपको क्या हो जाएगा? द्रव्यमान संख्या और प्रोटॉन की संख्या, ये दोनों पता होना चाहिए। तो देखिए हम क्या कर ले रहे, जरा सा इसको कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्मूला में। ए बराबर पी के जगह पर क्या रखेंगे? जेड प्लस एन, चूंकि पी और जेड दोनों बराबर होता है। नेक्स्ट आप इसको कह सकते हैं ए माइनस जेड इक्वल टू एन, इसीलिए आपका फॉर्मूला बन जाता है एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया न्यूट्रॉन निकालने के लिए, ठीक है। तो आपको दो चीज हमेशा याद रखना होगा, एक परमाणु संख्या और एक द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन का वैसे कहीं पर यूज नहीं आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हमको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन का काम आएगा। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता होगा तब तो आप उसका वितरण करोगे ना। यही नहीं पता होगा कि अगर हमारे पास जैसे कि ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है तो आप बांटोगे क्या? खाक, ठीक ना। यही नहीं पता होगा कि कितना है तो उसमें हम क्या वितरण करेंगे। तो इसलिए पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता हमको होना चाहिए। और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है? परमाणु संख्या के बराबर होता है। किसी भी तत्व का जितना परमाणु संख्या होता है उतना उसका इलेक्ट्रॉन की संख्या होता है। क्लियर है ये चीज? ये बेसिक में हम लोग जाने हैं। अब जैसे कि एक बात कह दूं, एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि अगर कोई आपसे पूछ ले, नोटेशन इस तरीके से दिया जाता है। मान लीजिए क्या है कि सोडियम 1123, नीचे जो होता है वो हमेशा परमाणु संख्या, ऊपर जो होता है वो द्रव्यमान संख्या लिखा होता है। नीचे परमाणु संख्या, ऊपर द्रव्यमान संख्या। जेड और ए में ई, पी तथा एन ज्ञात करें। क्लियर है? 1123, ठीक ना। जब ये 1123 अगर ये दिया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं दिया है तो आपको ये याद ही रखना पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं, ठीक है। आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख करके बता सकते हैं इसमें ये आपका क्या हो गया, नीचे परमाणु संख्या थी, यानी ये आपका क्या हो गया? जेड बराबर 11 और ये आपका ए बराबर कितना? 23। तो इसीलिए ई बराबर आपका क्या हो जाएगा? ई किसके बराबर होता है? जेड के बराबर होता है, तो ये भी आपका 11 हो गया। पी कितना हो जाएगा? पी भी आपका कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा, क्योंकि वो भी जेड के बराबर। और एन जो होता है वो आपका क्या होता है? ए माइनस जेड। ध्यान रखिएगा, एन के लिए हमेशा क्या कीजिए, ऊपर वाला में से नीचे वाला को घटा दीजिए। ऊपर वाला ए है, नीचे वाला जेड है, हमेशा सीधे ऊपर में से नीचे घटाइए। इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको क्या दे देगा? सॉरी, इसमें से इसको घटाइएगा तो आपको क्या दे देगा? एन दे देगा। दैट मींस एन इक्वल टू कितना? 23 माइनस 11 बराबर 12।
अब अगर आपसे कोई पूछे कि सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है, तो क्या कहिएगा? सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11, प्रोटॉन भी 11 और न्यूट्रॉन 12। इधर क्लियर? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हम लोग निकालना सीखे। वैसे हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का हम लोग का कोई यूज है नहीं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम लोग केवल किस पर डिस्कस करेंगे? तो केवल इलेक्ट्रॉन्स पर डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के वितरण पर। क्लियर है? अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे हम लोग आते हैं। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग। अभी हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीखे हैं। अब बात करते हैं जैसे कि कक्षा की बात करते हैं। परमाणु में कितनी कक्षा होती है? अगर कोई आपसे क्वेश्चन करे कि किसी भी परमाणु के अंदर कितनी कक्षाएं होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो कक्षा में अवेलेबल होते हैं। आपको मतलब जब एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर पढ़ाया गया होगा 9th में भी और 11th में भी, तो वहां पर बताया गया होगा कि परमाणु का जो स्ट्रक्चर होता है यानी एटम का, उसमें बीच में जो नाभिक होता है उस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अवेलेबल होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके कक्षा में अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो कक्षा पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। परमाणु के अंदर कितनी कक्षाएं होती है? तो ये इनफाइनाइट है। अगर कोई पूछे कि किसी भी परमाणु में कितनी कक्षाएं हैं, तो वो अनंत है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये करे कि परमाणु में ऐसी कितनी कक्षाएं हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है, तो वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाएगा। जैसे कि अगर हाइड्रोजन के लिए बात करें तो हाइड्रोजन का एक ही ऐसा कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। हीलियम का भी केवल एक ही ऐसा कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। अगर लिथियम की बात करें तो लिथियम में पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन्स, यानी लिथियम के पास 2 ऐसी कक्षा है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कक्षा के अंदर भी छोटी छोटी उप कक्षाएं होती है, क्योंकि हम लोग और मतलब उप कक्षा के आधार पर ही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखने वाले हैं, इसीलिए हम लोग उप कक्षा पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे, कक्षा पर नहीं डिस्कशन करेंगे। कक्षा को सामान्यतः एन से डिनोट किया जाता है। एन इक्वल टू 1 2 3 4 5 इस तरीके से लिखा रहता है। तो परमाणु की कक्षा संख्या होती है। ठीक है, और आपको बता दें कि प्रत्येक कक्षा के अंदर उप कक्षा होती है। क्या होती है? उप कक्षा। कक्षा का छोटा सा भाग जो होता है कक्षा का, वो हमारा उप कक्षा कहलाता है। ठीक है, तो उप कक्षा का भी नाम दिया गया है। जैसे कि कक्षा नंबर 1 में भी चालू कक्षा, कक्षा नंबर 2 में भी चालू कक्षा, कक्षा नंबर 3 में भी, कक्षा नंबर 4 में भी। ठीक है, लेकिन एग्जिस्ट नहीं करता उतना। कक्षा नंबर 1 में केवल एस ही रहता है, कक्षा नंबर 2 में एस और पी दोनों आता है, कक्षा 3 में एस पी डी आ जाता है, कक्षा 4 में एस पी डी एफ आ जाता है। ये क्यों ऐसा होता है वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर के बाद। बस अभी देखिए, एक बोरबीर योजना आई थी, उसमें बताया गया था कि किसी भी परमाणु के कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के कक्षा में अधिकतम 2n स्क्वायर द्वारा, फॉर्मूला सूत्र 2n स्क्वायर द्वारा दिया गया था कि इतना ही रह सकता है उसमें इलेक्ट्रॉन। जैसे कि अगर पहली कक्षा की बात करें, इसको के से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, के से, तो पहली कक्षा में क्या हो जाएगा? 2 × 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना? इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल कक्षा की बात करें तो इसमें कितना हो जाएगा? 2 × 2 का होल स्क्वायर, यानी 8 इलेक्ट्रॉन, यानी उसमें 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल के बाद एम में कितना रह सकता है? तो 2 × 3 का होल स्क्वायर, यानी 18 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैक्सिमम बताना है कि मैक्सिमम इतना रह सकता है, इससे ज्यादा नहीं रह सकता। अब आप देख लीजिएगा थोड़ा देर में, परमाणु के अंदर जो कक्षा होता है और कक्षा के अंदर जो उप कक्षाएं होती है वो 4 होते हैं, एस पी डी और एफ। और एस का जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कितना होता है? तो एस में मैक्सिमम 2 आ सकता है। ठीक ना, 2 रख सकता है। पी अपने पास मैक्सिमम 6 रख सकता है, डी अपने पास मैक्सिमम 10 रख सकता है, एफ अपने मैक्सिमम 14 रख सकता है। अब आप बताइए कि अगर पहला के पास चारों रहेगा, पहला उपकक्षा का अगर पहला में अगर चारों उपकक्षा आ जाए, यानी 1s भी हो जाए, 1p भी हो जाए, 1d भी हो जाए, 1f भी हो जाए, तो मतलब एस ही अपना जब 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो बाकी ये सब कहाँ जाएगा? ये सब तो खाली ही रह जाएगा। इसलिए पहला कक्षा में केवल एस होता है, और दूसरा कक्षा में एस और पी दोनों आ जाता है। दूसरा में 8 एबिलिटी है, तो पी के लिए 6 और एस के लिए 2, इसलिए दूसरा का 2p भी होता है और 2s भी होता है। 2d और 2f नहीं होता है, वो तो हम डिस्कशन करेंगे थोड़ी देर में। चलिए, तो अब बता रहे हैं, यहां पर एक पॉइंट लिख दे रहे हैं, प्रत्येक कक्षा में 4 उपकक्षा एस पी डी तथा एफ उपस्थित होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि नोट करके एक बात हम लिख दिए, अगर ऐसे लिखा हुआ है, मान लीजिए कि 3p लिखा हुआ है कहीं पर 3p, तो इसका मतलब क्या समझिएगा? 3p कहने का मतलब तीसरा कक्षा का p उपकक्षा है। इसका मतलब क्या हो? 3p का अर्थ है
3p का अर्थ है तीसरा कक्षा का पी उपकक्षा। क्लियर है? तीसरा कक्षा का पी उपकक्षा। तो मतलब कहीं पर 3p लिखा हुआ तो तीसरा कक्षा का पी उपकक्षा हो गया, अगर 4p लिखा हुआ तो चौथी कक्षा का पी उपकक्षा हो गया, अगर 2d तो अवेलेबल ही नहीं होता है, मतलब अगर 3d लिखा हुआ तो मतलब तीसरी कक्षा का डी उपकक्षा। ये आप हमेशा याद रखिएगा, ये आपका बहुत यूजफुल होगा जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ेंगे उस समय, कि एस में कितना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकता है 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। ठीक है, अब आपको बता रहे हैं कि इसके बाद सभी लोग क्या करते हैं कि सीधा कहते हैं ऊर्जा स्तर याद कर लो। ऊर्जा स्तर या इसको बोलते हैं एनर्जी लेवल। ठीक ना, ऊर्जा स्तर की किस उपकक्षा का एनर्जी ज्यादा है और किसका कम है आपको बता दे। इसके बाद हम ऊर्जा स्तर नहीं पढ़ाएंगे आपको डायरेक्ट, पहले आपको बताएंगे। अब बेसिकली इतना काफी है। अब हम आपको बता रहे हैं ऑफबाउ प्रिंसिपल, ऑफबाउ प्रिंसिपल यानी ऑफबाउ सिद्धांत। ये कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं, पहले आपको एक बात क्लियर कर दे कि ऑफबाउ कोई वैज्ञानिक नहीं था जो अपना सिद्धांत दिया था। ये ऑफबाउ जो है एक जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना। ठीक है, ऑफबाउ जो है याद रखिएगा, ऑफबाउ जो है वो हमारा कोई वैज्ञानिक का नाम नहीं है कि ऑफबाउ आया था वो अपना सिद्धांत दिया था। ये जर्मन का एक भाषा है, मतलब जर्मनी का एक भाषा है, वहां का एक शब्द है ऑफबाउ। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक एक करके जोड़ना। तो ऑफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर ऑफबाउ का जो प्रिंसिपल आया था, सिद्धांत आया था, उसमें क्या बताया गया था उसको अगर आप जान लेते हैं तो जो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं हमने किया है कि 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s और 4s के बाद 3d क्यों आता है वो यहाँ पर आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक ना, ऑफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर ही हम लोग उपकक्षा के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। बहुत सारे बच्चे तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबको लिखने आता है, उसको यही नहीं पता होता कि हम किस सिद्धांत के आधार पर लिख रहे हैं। ठीक है, ऑफबाउ प्रिंसिपल के आधार पर यानी ऑफबाउ सिद्धांत के आधार पर लिखते हैं। अब कोई पूछेगा सर ऑफबाउ को हिंदी में क्या कहते हैं? भाई इसका कोई हिंदी नाम नहीं, हिंदी में भी इसको ऑफबाउ ही बोलते हैं। प्रिंसिपल को हिंदी में सिद्धांत कहते हैं, आप उसको याद रखिए। ठीक है, चलिए तो ऑफबाउ प्रिंसिपल में क्या आए थे? सबसे पहली बात इसमें पॉइंट बाय पॉइंट बना करके लिखिए आप। ये क्या करता है ऑफबाउ प्रिंसिपल, क्या करता है? तो ऑफबाउ प्रिंसिपल जो है वो परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स के उप कक्षा में वितरण को बताता है। ठीक है, यानी क्या कहेंगे, यह सिद्धांत परमाणु के उप कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स के वितरण पर आधारित है। इलेक्ट्रॉन्स के वितरण पर आधारित है। ये सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? इलेक्ट्रॉन्स के वितरण पर। कहां पर? उप कक्षा में। ठीक ना, कक्षा में नहीं, उप कक्षा में। अब इस सिद्धांत के अनुसार क्या कहा था, इस सिद्धांत में क्या बात कही गई थी, सो आपको बता रहे हैं। इस सिद्धांत के अनुसार वो बात अगर आप अच्छे से समझ जाते फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्लियर हो जाएगा। इस सिद्धांत के अनुसार, ठीक ना, इस सिद्धांत में क्या बताया गया था ऑफबाउ प्रिंसिपल में, कि परमाणु का कोई भी इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पहले लो एनर्जी वाला उपकक्षा में रहना चाहता है। ठीक है, सबसे पहले, यानी सिंपल सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स का फीलिंग होगा यानी इलेक्ट्रॉन भरना शुरू होगा तो पहले कम एनर्जी वाले उपकक्षा में भरेगा, उसके बाद कम एनर्जी वाला भर जाएगा तो फिर ज्यादा एनर्जी वाला में भरेगा। यही बात कहा गया था ऑफबाउ प्रिंसिपल में। बस इसी सिद्धांत को अप्लाई करके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा जाता है। क्या है सिद्धांत हमारा, कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स, मेरा हिंदी का राइटिंग थोड़ा सा गंदा है इसके लिए सॉरी, अगर कहीं पर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। किसी परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स में इलेक्ट्रॉन्स कम ऊर्जा वाले उप कक्षा में प्रवेश करते हैं या भरते हैं, तत्पश्चात मतलब उसके बाद, पहले कम ऊर्जा वाला भर जाएगा, तत्पश्चात
ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्षा में प्रवेश करते हैं। क्लियर है? अब आपके मन में सवाल होगा, यहीं से सबसे बड़ा पॉइंट आता है, हम ऊर्जा का पता कैसे लगाएंगे कि कौन से उपकक्षा का ऊर्जा ज्यादा है या कम है। यही बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कहने के लिए तो अबव प्रिंसिपल में बात कहा गया कि किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन्स कम ऊर्जा वाले उपकक्षा में प्रवेश करते हैं, तत्पश्चात ज्यादा ऊर्जा वाले उपकक्षा में प्रवेश करते हैं। मतलब सबसे पहले कम ऊर्जा वाला जो उपकक्षा होगा उसमें जाएगा, उसके बाद उससे ज्यादा ऊर्जा वाला होगा उसमें प्रवेश करेगा। लेकिन हम ऊर्जा का पता कैसे लगाएंगे कि किस उपकक्षा का ऊर्जा ज्यादा और किसका कम है? तो उसके लिए इसी में अबव प्रिंसिपल को एक प्रकार से कोई व्यक्ति इसको N+L रूल भी कहता है, ठीक ना, N+L रूल। ये क्या है सो आपको अभी थोड़ा देर में समझ में आ जाएगा, ठीक है। वो हम नोट करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर कि ऊर्जा का पता किसके आधार पर लगाया जाता है? N+L के आधार पर लगाया जाता है। अब N क्या है और L क्या है ये अगर आप समझ जाते हैं उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ऊर्जा का उपकक्षा का ऊर्जा ज्ञात करने हेतु N+N का मान निकाला जाता है। जगह की कमी है, नहीं तो मैं यहीं पर लिख देता। अब इसमें N और L क्या है जो मैं दोनों आपको यहीं पर लिख दे रहा हूं, उसके बाद आगे चलेंगे, डिस्कशन करेंगे, एग्जांपल लेकर के पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सा उपकक्षा का एनर्जी ज्यादा होगा और किसका कम होगा। N जो हमारा होता है वो हमारा होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और L जो होता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर टोटल 4 होते हैं। जब उस टॉपिक पर आएंगे क्वांटम नंबर पर सबको फुल्ली डिस्कशन करेंगे। अभी हम लोगों को केवल N और L पर डिस्कशन करना है। N जो है वो हमारा क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो हमारा N है वो क्या हमारा होता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बराबर होता है। और L जो होता है वो हमारा क्या होता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसके लिए सॉरी कि मुझे इसका हिंदी नहीं पता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं और एजीमुथल को क्या बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसी पर मतलब जिसके लिए बात किया जाएगा, जिस उपकक्षा के लिए, उसके कक्षा के संख्या के बराबर होगा। जैसे कि मान लो यहाँ पर लिखा हुआ ना 3p, तो इसमें अगर आपसे पूछेगा कि 3p में n का वैल्यू कितना, तो 3p में n बराबर आपका हो जाएगा 3, क्योंकि तीसरा कक्षा है ना, इसलिए में कक्षा यही आपका n का वैल्यू हो गया, ठीक ना। l भी आपको निकालना बता दे रहे हैं। l जो होता है, n पे क्लियर हो गया कि किसी का भी n और l आप निकाल सकते हैं, l निकाल सकते हैं। और l जो होता है वो फिक्स है, ठीक ना। जैसे कि इधर देखिए 4 उपकक्षा होता है, S, P, D और F। इसमें l का जो वैल्यू होता है, S के लिए जो होता है वो हमारा होता है 0, P के लिए हमारा होता है 1, D के लिए होता है 2 और F के लिए होता है 3। लाइन से तो है 0 1 2 3, ये तो याद ही रख सकते हैं। l का वैल्यू तो फिक्स हो गया 0 1 2 3। अगर S है तो 0, P है तो 1, D है तो 2, F है तो 3। क्लियर है? और n तो दिखेगा ही, जैसे कि 3p है, तो अगर आप सब पूछेंगे 3p में n+l का वैल्यू निकाल सकते हैं, तो देखिए 3p का मतलब n का वैल्यू 3 हो गया, और p के लिए l का वैल्यू कितना हो जाता है? 1 होता है, तो मतलब n+l का वैल्यू कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है कि नहीं? आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है, और अभी 2-3 एग्जांपल लेंगे, आपको पता हो जाएगा कि किस कक्षा का ऊर्जा स्तर ज्यादा है और किसका कम है। जिसका ज्यादा होगा उसको पहले रखें, सॉरी, ज्यादा वाला को बाद में रखेंगे और कम वाला को पहले रखेंगे, और उसी से हमारा बढ़ता है एनर्जी लेवल, जिसको ऊर्जा स्तर कहते हैं, और उसी ऊर्जा स्तर को फॉलो करके हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। क्लियर है? इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए, तो अब 1-2 एग्जांपल आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि किसका ऊर्जा ज्यादा है और किसका कम है। अभी मैंने लिखा था कि ऊर्जा स्तर का पता किसके आधार पर लगाते हैं? n+l के वैल्यू के आधार पर लगाते हैं, ठीक है। और n+ जिसका ज्यादा होगा, n+l का मान जितना ज्यादा होगा उतना ऊर्जा स्तर अधिक होगा, और n+l का वैल्यू जितना कम होगा उतना ऊर्जा स्तर कम होगा। अब एग्जाम्पल में जैसे कि हम आपसे बात कर ले, क्वेश्चन मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हम आपसे पूछ दे कि 3p तथा 3d तथा 2p में
2p में अधिक ऊर्जा किसकी है, तो दोनों का निकाल लेंगे। 3D के लिए देखें, 3D के लिए क्या हो जाएगा, 3D के लिए n का वैल्यू कितना हो गया, 3 हो गया, और l के लिए l इसका कितना हो जाएगा, 3D में l कितना हो जाएगा, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, ठीक ना। तो n प्लस n यहाँ पर क्या हो गया, n प्लस l इज इक्वल टू 3 प्लस 2 बराबर कितना 5। और इसमें अगर बात करें 2p के लिए, तो 2p के लिए क्या हो जाएगा, तो 2p के लिए हो जाएगा n बराबर कितना 2, और p के लिए l बराबर कितना होता है, तो l बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। तो n प्लस l का वैल्यू कितना हो गया, 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर है। अब देखिए क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये बड़ा है और ये छोटा है, तो इसका ज्यादा एनर्जी होगा, तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, 3D का ऊर्जा स्तर किससे ज्यादा है, 2p से ज्यादा है। दूसरा क्वेश्चन एक देखिए, जैसे कि आपको अभी क्लियर था ना यहाँ पर कि 4s पहले आता है और 3D बाद में जाता है, ये ना होता है। अब दोनों का ऊर्जा स्तर निकालिए जरा सा, तो ऊर्जा स्तर 4s का और 3D का, ठीक ना, 4s तथा 3D में, 4s तथा 3D में देख लीजिए। 4s के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 4s के लिए n का वैल्यू कितना 4 और l का वैल्यू कितना हो गया 0, तो n प्लस l का वैल्यू कितना हो गया आपके पास 4 हो गया। और 4s के बाद 3D के लिए देखिए, इसमें आपका अगर कहें 3D के लिए, तो 3D के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, ये आपका हो जाएगा n का वैल्यू हो गया 3, और d के लिए l का वैल्यू कितना हो जाएगा, l का वैल्यू 2 हो जाएगा, तो n प्लस l बराबर कितना 5 हो जाएगा। देखिए इससे बड़ा है ना ये, तो 3D बाद में और 4s पहले, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 3D बाद में जाता है और 4s पहले आता है। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा 4s जो है वो पहले और 3D बाद में, यानी 3D का ज्यादा होता है इसलिए वो बाद में, और 4s का कम होता है। अब देखिए आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, हम समझ रहे कि आपके मन की भावना को हम समझते हैं, सर जी कहीं अगर n प्लस l का मान दो में बराबर आ गया, ऐसा आ सकता है ना, ऐसा थोड़ी नहीं कि हमेशा एगो बड़ा एगो छोटा ही, बराबर भी आ सकता है। तो उस केस में अगर n प्लस l का मान दोनों में बराबर हो जाए, दो कक्षा में अगर बराबर हो जाता है, तो उसके लिए हम लोग कक्षा पर जाते हैं। जिसकी कक्षा की संख्या ज्यादा होता है, यानी n का संख्या जिसका बड़ा होगा उसका ऊर्जा स्तर ज्यादा होगा, और जिसका कम होगा उसका ऊर्जा स्तर कम होगा। जैसे देखिए हम नोट करके इस बात को लिख लीजिएगा, नोट करके लिखिएगा कि यदि दो उपकक्षा में n प्लस l का मान समान आए, तो उस स्थिति में जिसका n का मान बड़ा होगा उसका ऊर्जा अधिक होगा। क्लियर है। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल में अगर हम बात करें 4D तथा 3p में, 4D तथा 3p में, इस दोनों में 4D में या 4D और 3p में नहीं, 3D एक ऐसा एग्जाम्पल है जिसमें बराबर आ जाए 4 और ये तो 2 हो जाएगा 6, ये 3, ये नहीं चलेगा, 4D और 3p नहीं। इसमें क्या कर लेते हैं 3D और 4s, 3 2 5, इसमें भी नहीं हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा। 3D और 4p में, 3D और 4p में, हाँ इसमें देखते हैं क्योंकि इसमें बराबर आ जाएगा। यहाँ पर 3D में आप देख लीजिए n का वैल्यू यहाँ पर कितना हो गया 3, l का वैल्यू कितना हो गया 2, तो n प्लस l बराबर कितना, n प्लस l बराबर हो गया 5। और इसमें अगर देखते हैं n बराबर कितना हो गया 4 और l बराबर कितना s p के लिए 1, तो n प्लस l का वैल्यू कितना हो गया, n प्लस l का वैल्यू इसमें 5 हो गया। अब देखिए दोनों बराबर है, तो इस स्थिति में तो ये लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि किसका ऊर्जा ज्यादा होगा। तो इसमें देखिए जिसमें n का वैल्यू ज्यादा होगा, इसमें n का वैल्यू ज्यादा है, इसमें n का वैल्यू ज्यादा है, तो इसीलिए 4p का जो ऊर्जा है, 4p का ऊर्जा 3D से क्या है अधिक है, ठीक ना, 3D से अधिक है। अब आप ही सोचिए, जैसे कि आप खुद से क्लियर कर सकते हैं यहाँ पर, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आज का क्लास हम इसी पर खत्म करें, उसके बाद एक ट्रिक बनाया गया ऊर्जा स्तर के लिए, ऐसे याद रखने, आप सब में n प्लस l कौन निकालने जाएगा,
ठीक ना। तो बच्चे लोग भी यही करते हैं, क्या करते हैं, वो अपना ट्रिक याद रखे हुए अपना क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, लेकिन ये कभी ये नहीं समझने का प्रयास किया कि 3D पहले क्यों होता है, 4P बाद में क्यों होता है, ठीक ना। उसके बाद जैसे कि 4S पहले क्यों होता है, 3D बाद में क्यों होता है, ऐसा समझने का प्रयास नहीं किया। उससे उसको कोई मतलब ही नहीं है, उसको बस सवाल बनाने से मतलब होता है, सवाल बन गया और कुछ नहीं है, ठीक है। लेकिन पढ़ाई का वो कोई मतलब नहीं होता मेरे समझ से। कुछ समझ करके चलिए कि आखिर वो ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक ना। उसके पीछे कुछ तो रीजन दिया गया होगा ना। तो देखिए, जैसे कि अगर हम बात करें तो क्रम हमारा ऊर्जा स्तर का कुछ इस तरीके से बन जाता है। वो कल बताएंगे कि उसको याद रखने का तरीका क्या है। आज बस इतना ही पर खत्म करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का पार्ट नंबर 2 कल आएगा, उसमें बताएंगे। देखिए, ऊर्जा स्तर पहले आ जाएगा 1S। 1S का वैल्यू कितनी, इसमें N+L का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। उसके बाद आएगा 2S, इसमें हो जाएगा 2 वैल्यू होगा। उसके बाद आता है 2P, उसके बाद आता है 3P, 3P के बाद आता है, सॉरी 3P नहीं, 3S, 3S के बाद आता है 3P, 3P के बाद आता है 4S, 4S के बाद आता है 3D। इस तरीके से आगे चला जाता है। आप देखते जाइए, इसमें एक वैल्यू होगा, इसमें 2 होगा, इसमें 3 होगा, इसमें भी 3 होगा, इसमें 4 हो जाएगा, इसमें 4 होगा, इसमें 5 हो जाएगा। तो वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और जो जिसमें बड़ी संख्या वो पहले आ जाती है इसके आधार पर, और जिसमें छोटी है वो, जिसमें बड़ी है वो बाद में होती है और छोटी वाली पहले होती है, ठीक है। तो जैसे कि अगर बात कर ले अब ऊर्जा स्तर में, अगर ये रीजन तो आपको समझ में आ गया होगा कि 3P पहले क्यों और 3D बाद में क्यों, 3D और 3P और 3D के बीच में 4S क्यों आ रहा है, क्योंकि 3P का जो ऊर्जा स्तर है, 3P का जो ऊर्जा स्तर है और 3D का ऊर्जा स्तर है, उसके बीच में इसका ऊर्जा स्तर आ रहा है। देखिए, 3P का ऊर्जा स्तर अगर N+L पर कैलकुलेट करते हैं तो P का वैल्यू, मतलब इसमें N+L का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, ठीक है। और इसका वैल्यू देखिए, इसका वैल्यू 4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका भी 4 और इसका वैल्यू 5 हो जा रहा है, 3 2 5 हो जाएगा। तो इसमें तक है नो डाउट कि ये बाद में आएगा और ये पहले आएगा, नो डाउट, क्योंकि ये 5 है, बाद में आएगा। अब इस दोनों में क्या कंफ्यूजन है कि पहले 3P को रखे कि 4S को रखे। तो देखिए, इसमें चूंकि 4 लगा हुआ है, n का वैल्यू 4 है, इसमें n का वैल्यू कितना है, 3 है। तो जिसमें n की वैल्यू ज्यादा होगा उसका ऊर्जा ज्यादा होगा। तो 4S वाला बाद में, 3P वाला पहले। क्लियर है। कल हम इसको आपको याद करवा देंगे। एक ट्रिक दिया जाता है, मतलब काटने वाला वो रूल है, ऐसे काटा जाता है, वो बताऊंगा। उसके बाद आपका एक यही ऊर्जा स्तर आ जाएगा, और इसी पैटर्न पर सबको बैठाते चलना है, आपका हो गया खत्म, ठीक है। और ये जो पैटर्न आता है ये अफवाह प्रिंसिपल के, कोई पूछ ले कि ये पैटर्न किसके आधार पर आया हुआ है, तो ये अफवाह प्रिंसिपल के आधार पर है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकेंड पार्ट के साथ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।